अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं स्टार अहमद। नाज़रीन, आज हम आपको फ़लस्तीन के एक जंगजू ऐसे सिपाही की कहानी बताएंगे, यासिर अरफात। ये वो यासिर अरफात है कि जब भी इजरायली फौज इस शख्स का नाम लेती थी तो कांपती थी कि कहीं हमारे ऊपर हमला ना कर दे। आज ये शख्स, अगर यासिर अरफात इस वक्त मौजूद होता फ़लस्तीन में, क्या ये इजराइल इतने ज्यादा हमले कर पाती जो आज इजराइल ने फ़लस्तीनियों के ऊपर, गजा के ऊपर इतने ज्यादा बमबारी हमले करना स्टार्ट कर दिए हैं। अब तो बाकायदा एटमी हमले की भी धमकी देना शुरू कर दी है। नाज़रीन, ये यासिर अरफात जो है, ये फ़लस्तीन के वो जंगजू हैं जिन्होंने मुजाहिदीन को इकट्ठा किया और एक तहरीक बनाई, और ऐसे तहरीक बनाई जिससे सब लोग, यूरोपीय यूनियन हो, इजराइल हो या अमेरिका हो, सब लोग कांपते थे। वो तहरीक क्या थी और तहरीक बनाई क्यों? नाज़रीन, लेकिन इसके बाद एक बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है वो पूरी दुनिया के सामने यासिर अरफात ने पहली बार सामने पेश किया, जब इनके पास कोई ओहदा नहीं था, कोई इनके पास ऐसी हुकूमत नहीं थी जिससे जाके ये खिताब कर सकें। लेकिन कहा जाता है कि हिस्ट्री में यूएनओ यानी जनरल असेंबली में पहली बार यासिर अरफात, जिसके पास कोई ओहदा नहीं था, उन्होंने जाके बाकायदा खिताब किया और पूरी दुनिया को ललकारा और यह कहा कि मैं इस वक्त एक ऐसा सिपाही हूं कि एक हाथ में मेरा अमन का पैगाम है और दूसरी हाथ में मैं एक जंग यानी मुजाहिद के तौर पे आया हूं। मैं ये चाहता हूं कि आप मेरा पैगाम जो है, जो अमन का पैगाम है, जो हाथ है, वो छूटने ना दें। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पे स्टोरी क्या आती है, कहानी ये आती है कि यासिर अरफात के ताल्लुकात कैसे थे। लेकिन एक तरफ जो अमेरिका ने इनकी तहरीक बनाई थी पीएलओ को, उनको तो कहा था कि टेररिस्ट है, लेकिन बाद में इन्हीं को खिताब क्यों करने दिया? इसके बाद दूसरी जो फैक्ट्स आते हैं वो ये आते हैं कि यासिर अरफात के पूरी दुनिया के अंदर जो स्पेशली इंडिया से ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। यानी आज जो इंडिया जो है वो फ़लस्तीन के हक में, इजराइल के हक में, अगर हम 70s की बात करें, इंदिरा गांधी की बात करें, राजीव गांधी की बात करें, तो सबसे ज्यादा जो यासिर अरफात के ताल्लुकात है वो इंडिया के साथ थे। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर भी यासिर अरफात के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। लेकिन यहां पे मामला ये आता था कि जो जनरल ज़िया का दौर था, यानी जनरल ज़िया ने 1917 में जो उर्दन के खिलाफ जो है जंग की थी, उसकी तहरीक भी आज हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। तो आज नाज़रीन, हम यासिर अरफात के मुतालिक आपको सबको डिटेल्स में बताएंगे कि यासिर अरफात की एक्चुअल में कहानी क्या थी और फ़लस्तीन का लीडर बनके कैसे उभरा। नाज़रीन, सबसे पहले हम यासिर अरफात की तारीख पैदाइश की बात करते हैं। कहा जाता है कि 1929 के अंदर यासिर अरफात जो है वो मिस्र में पैदा हुए, लेकिन यासिर अरफात खुद कहते थे कि मैं यरूशलेम यानी गजा में पैदा हुआ था। तो इसकी कंट्रोवर्सी स्टार्टिंग में ही पैदा हो गई थी कि यासिर अरफात की जो है तारीख पैदाइश कहां पे थी। लेकिन यासिर अरफात की जो सबसे मेन थी वो बात यह थी कि यासिर अरफात ये चाहता था कि जो फ़लस्तीन के ऊपर जुल्म हो रहा है, इस जुल्म को खत्म किया जाए। बताया जाता है कि 1948 में जब इजराइल आजाद हो गया था, इजराइल आजाद होने के बाद अरबों ने इजराइल के साथ जंग छेड़ ली थी। उस वक्त यासिर अरफात यूनिवर्सिटी में इंजीनियर कर रहे थे। जब इंजीनियरिंग का एडमिशन होगा, यासिर अरफात ने अपनी एजुकेशन मुकम्मल कर ली, लेकिन मुकम्मल करने से पहले जैसे ही जंग शुरू हुई तो यासिर अरफात जो है वो अरबों के साथ मिलकर इजराइल के खिलाफ उन्होंने जंग की। और आप सब लोगों को पता है कि जब इजराइल आजाद हुआ था तो अरब ने 3 बार जंग की है और तीनों बार हारे हैं। लेकिन जो हौसला यासिर अरफात का था वो बड़ा देखने वाला था। इस वक्त मिस्र की हुकूमत ने यासिर अरफात को यह कहा था कि सबसे पहले आप एजुकेशन अपनी मुकम्मल कर लें, इसके बाद आप हमारे पास आएगा। लेकिन यासिर अरफात की अगर फैमिली की बात करें तो इनको जो फादर थे वो एक्चुअल में चाहते थे कि हमारे ऊपर जो इजराइल ने कब्जा कर लिया, यानी फ़लस्तीन की जगह जमीन पे कब्जा कर लिया, हमने इसको छुड़वाना है। यानी पूरे के पूरे फ़लस्तीन के लोग, अरब के लोग जो है वो मिलकर मुकाबला कर लेते कि किसी ना किसी तरीके से हम इजराइल को खत्म कर दें। लेकिन इजराइल का उस वक्त साथ दे रहे थे अमेरिका और यूरोपीय यूनियन। अब मामला यहाँ पे ये आया कि जब इन दोनों ममालिक ने इजराइल का साथ देना शुरू किया तो अरबों के पास ना तो ज्यादा असला था, ना इनके पास कोई एटमी पावर या जोहरी हथियार थे। तो इसकी वजह से ये जो है जंग जो है वो अरब लोग हार जाते थे। लेकिन यासिर अरफात ने एक फैसला किया, उन्होंने कहा कि हम अपने एक मुजाहिदीन का कबीला बनाते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं। तो सबसे पहले 1956 के अंदर यासिर अरफात ने एक फतेह तहरीक नाम की। फतेह का मतलब यह था कि हमने इजराइल को जो है मुल्क को खत्म कर देना है और यहाँ पे एक ऐसी तहरीक लॉन्च करनी है जिससे पूरे मुल्क के लोग, मुजाहिदीन जो उठकर आएंगे और इजराइल के खिलाफ जंग लड़ेंगे। ये बात तो बड़ी अहम थी कि फतेह के तौर पे जो तहरीक चलाई गई बहुत चली। लेकिन यहाँ पे मामला यह आता था कि जो हुकूमत थी उस वक्त फ़लस्तीन की, वो ये चाहती थी कि आप डिफरेंट कबीले में ना डिवाइड हो, आप मुजाहिदीन जो है मिलकर हमला करें। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा फ़लस्तीन के अंदर उस वक्त कोई लीडर नहीं था जो हमायत करता। यहाँ पे मामला ये आया कि यासिर अरफात ने प्लानिंग की कि मैं किसी ना किसी तरीके से जो है एक ग्रुप, एक कबीला बनाऊं, एक मुजाहिदीन का ग्रुप बनाऊं। इस ग्रुप का जो सबसे मेन मकसद था वो मकसद ये था कि किसी ना किसी तरीके से इजराइल पे हमला किया जाए और इजराइल को सफ़र हस्ते से मिटा दिया जाए। लेकिन यहाँ पे मामला वही अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के थे
यहाँ पे मामला यह था कि जैसे ही फिलिस्तीन के अंदर कोई भी ग्रुप बनते तो इजराइल की जो एजेंसी थी वो वहां पे पहुंच जाती और हमले करना शुरू कर देती। तो यासर अराफात के लिए यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। उन्होंने फैसला किया कि हम अब एक ऐसे ग्रुप बनाएंगे जिससे कोई किसी को पता नहीं चलेगा। जैसे हमास ने अभी कुछ दिन पहले इजराइल पे हमला किया था, बहुत लोगों को गिरफ्तार करके अपने मुल्क हमास में ले आए थे, गजा में ले आए थे। तो यासर अराफात की भी यही प्लानिंग थी। तो यासर अराफात ये चाहते थे कि हम कोई ऐसे ग्रुप के ऐसा कबीला बनाए। तो 1959 के अंदर एक पीएलओ तहरीक लॉन्च की, यानी फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका मकसद क्या था? इसका मकसद यह था कि हमने जो है इजराइल को खत्म करना, और ये प्रॉपर एक लीडर बना दिया गया यासर अराफात को। लेकिन 1959 के अंदर जब तहरीक बन गई तो 1959 से लेकर 1969 तक यहां पे डिफरेंट फलस्तीन के अंदर मुजाहिदीन के ग्रुप बने हुए थे। तो यासर अराफात ये चाहता था कि किसी ना किसी तरीके से इन ग्रुपों को हम इकट्ठे कर लें, क्योंकि सब लोगों का मकसद तो एक ही था। अब मकसद यह था कि हमने इजराइल को खत्म करना है। लेकिन इजराइल ने फिर जंग मिस्र के साथ स्टार्ट कर ली। जब मिस्र के साथ जंग शुरुआत की उस वक्त जो पीएलओ की ऑर्गेनाइजेशन थी, यानी फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने बहुत मुंह की मार खाई और बहुत ज्यादा लोग शहीद हुए। यहां पे मामला यह था कि यासर अराफात ये चाहते थे कि हमारी तहरीक को और ज्यादा परवान चढ़े। यासर अराफात ने फैसला किया कि अरबों के साथ मिलकर इस तहरीक को एक बड़ा बना दिया जाए। लेकिन अरब लोग जो थे वो यासर अराफात को इतना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि हर मुल्क की ये स्ट्रेटेजी थी कि हम अरब यानी इजराइल के ऊपर हमला करेंगे और हम विन करेंगे। लेकिन कोई भी ऐसा मुल्क नहीं था जो अरब लोगों का मुल्क जो है वो इजराइल पे हमला करे और इजराइल से जीत जाए। लेकिन यहाँ पे मामला दरअसल ये हुआ कि एक बार फिर पहली बार जो है वो जंग शुरुआत होगी। जंग की कहानी यहाँ पे अब इजराइल के साथ नहीं है। यहाँ पे 1969 के अंदर अब जो जंग शुरुआत होने वाली है उर्दन के खिलाफ होने वाली है। यानी उर्दन जो है, यहाँ पे मामला क्या था? मामला दरअसल ये था कि अरब ने, यानी इजराइल और अरब की जब आपस में जंग हुई थी तो मिस्र के खिलाफ जब जंग हुई थी तो इजराइल ने कुछ जगह पे कब्जा कर लिया था, और जिसमें मिस्र, शाम और उर्दन को जो है बहुत ज्यादा अपने जो है वो जगह देनी पड़ी। अब यहाँ पे मामला यह था कि किसी ना किसी तरीके से जो है इन जगहों को अपने कब्जे में किया जाए। जो पीएलओ की ऑर्गेनाइजेशन थी, इन्होंने फैसला किया कि हम इजराइल पे हमले करेंगे, यानी एक गुरिल्ला जंग करेंगे, यानी छोटी जंग, यानी जिसके अंदर बहुत कम लोग होंगे, कोई फसादात नहीं होगी, और चुन चुन के इजराइल के फौजी मारेंगे। जो गुरिल्ला जंग यासर अराफात ने लड़ी वो बड़ी अहम थी। इसमें यासर अराफात ने बहुत ज्यादा जो इलाके थे इजराइल ने जो अपने कब्जे में किए होते छुड़वाना शुरू कर दिया। अब जैसे चढ़वाना शुरू किया तो यहां पे मामला यह हुआ कि अरब के अंदर यानी मिस्र और शाम के अंदर यासर अराफात के बहुत चर्चे हो गए। यानी जो पीएलओ की ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने इतना अच्छा काम किया कि अब वो लोग जो है इजराइल से अपनी जगह छुड़वा रहे हैं, क्योंकि प्लानिंग यही थी कि जो पीएलओ की ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाएगी उस इजराइल का सफाई हस्ती से नाम मिटा दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे मामला यह हुआ कि जब उर्दन के शाह हुसैन को यह पता चला कि पीएलओ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जो मुजाहिदीन का ग्रुप है वो इजराइल पे हमला कर रहा है और छोटे छोटे जगह पे कब्जे कर रहा है, तो उनको ये बात दुख लगी कि अब उन्होंने फैसला किया कि हम जो पीएलओ यानी फलस्तीन के लोगों पे हमला कर दें। पहली बार तारीख में बताया जाता है कि 16 सितंबर से 27 सितंबर तक एक ब्लैक सितंबर यानी आप जंग वहां पे मुसलमान आपस में लड़े, जिसमें उर्दन और फलस्तीन जो है वो आपस में दोनों की लड़ाई हुई। बताया जाता है कि इन 11 दिनों में इतने ज्यादा फलस्तीनी लोग मारे गए, आज तक कभी इजराइल ने भी इतने ज्यादा नहीं मारे थे जितने उर्दन ने मारे, यानी शाह हुसैन ने मारे। लेकिन नाज़रीन यहाँ पे मामला एक और था। मामला यह था कि शाह हुसैन ने जब हमला कर दिया तो जो पीएलओ की ऑर्गेनाइजेशन है, जो ग्रुप है, वो इतने ज्यादा लोग शहीद हुए। यासर अराफात ये बताते हैं कि 20 से 25 हजार लोगों को शहीद किया गया, यानी एक बहुत बड़े शहीद जो है फलस्तीन के अंदर लोगों की शहादत इतनी ज्यादा जामे नशून हुई कि लोग हैरान हो गए कि मुसलमान आपस में क्यों लड़ पड़े। लेकिन इसके बाद यह फैसला हुआ यासर अराफात का कि यासर अराफात ने एक फैसला किया, और यह यासर अराफात की सबसे कमाल की स्ट्रेटजी थी। यासर अराफात को यह आइडिया हो गया कि अगर हम इसी तरीके से लड़ते रहे तो हम कभी भी इजराइल को अपने कब्जे में नहीं कर सकते। तो यासर अराफात ने एक डिप्लोमेटिक तरीके से यानी सियासत तरीके से जो है वो अपनी एक पहचान बनाई। अब जंग को खत्म करके यासर अराफात ने सुलह पैगाम दिया कि हम जो है वो एक अमन का पैगाम दें। तो यासर अराफात ने पहली बार 13 सितंबर 1974 को यूएनओ में खिताब किया। ये वो शख्स हैं, ये वो लीडर हैं, ना ही तो इनके पास कोई हुकूमत है, ना ही तो इनके पास कोई ओहदा है। ये तारीख के अंदर तारीख बताई जाती है कि जिसमें पहली बार यासर अराफात ने खिताब किया जिसके पास कोई ओहदा नहीं था। लेकिन यासर अराफात की तकरीर जो है बहुत ज्यादा मुल्कों में ये बाकायदा बताई गई कि यासर अराफात क्या चाहते हैं। यासर अराफात की जो आप ये समझ लें खिताब का जो मतन था, हवाला मतन था, वो बड़ा कमाल का था। उन्होंने पहले फलस्तीन के इशू को उजागर किया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को किस तरीके से रौंदा गया। उन्होंने बताया कि इजराइल ने किस तरह हमारे मुल्कों में आके हमारे लोगों को यानी हड़प कर लिया और इसके बाद हमारी जमीनों पर कब्जा कर लिया। हम ये चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से हमें एक डिवाइड मुल्क कर दिया जाए, यानी इजराइल का एक अलग मुल्क हो जाए और फलस्तीन का एक अलग हो जाए। यहाँ पे जो ग्रेटर इजराइल के ख्वाब थे, जो लोग सोचते थे कि हमने ग्रेटर इजराइल बनाना, यानी यहूदी यहाँ पे सब लोग आके बस जाएंगे, वो ख्वाब जो है यासर अराफात ने चाहा कि वो इस तरीके से ना हो। उन्होंने प्लानिंग कर ली, ठीक है इजराइल के पास है, मैं चाहता हूं कि अब अमन होना चाहिए, अब मैं किसी जंग में नहीं शामिल होना चाहता। तो यासर अराफात की तकरीर के जो हवाला मतन थे बड़े कमाल के थे। उनकी जो लास्ट 2 लाइनें थी वो बड़ी कमाल की थी। उन्होंने कहा था कि मैं जैतून की शाख यानी अमन के पैगाम का मुजाहिद हूं।
मेरे एक हाथ में अमन है और दूसरे हाथ में मैं वो सिपाही मुजाहिदीन हूं कि जब मैं दिल चाहेगा मैं लड़ पड़ूंगा। मैं ये चाहता हूं कि जो मेरा अमन का पैगाम है उसको हाथ जो है वो नीचे ना किया जाए, उस अमन के पैगाम को हाथ मेरा जो है ऊपर रखा जाए। और यासिर अरफात की इस तकरीर के बाद ये पूरे न्यूज़पेपर यानी पूरी दुनिया में इंटरनेशनल न्यूज़ में ये छापा गया कि यासिर अरफात जो है इस वक्त अमन का पैगाम लेके आएंगे। लेकिन यासिर अरफात की जो एक हिकमत अमली थी वो बहुत कमाल की हिकमत अमली थी। यासिर अरफात जो है वो पॉलिटिकल तरीके से बहुत अच्छे खेले थे, लेकिन जो PLO की ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी यासिर अरफात वहां से हमले भी कर रहे थे ताकि ऐसा ना हो कि हमारा अमन का पैगाम सिर्फ हो। इसी तरीके से इजराइल के ऊपर बारी बारी हमले किए जा रहे थे। अब आप लोग नाज़रीन हैरान होंगे कि PLO की तहरीक जो है फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो आजकल कहां पर है। नाज़रीन आजकल ये जो तहरीक है हमास के नाम से जानी जाती है। हमास जो है आप सब लोगों को पता है कि जो हमला किया था इजराइल के ऊपर हमास ने किया था। ये सबसे पहले तहरीक जो थी वो यासिर अरफात ने बनाई और अब जो है महमूद हसन जो है इसके ऑर्गेनाइजेशन यानी हमास को डील तो हमास को बेसिकली महमूद हसन साहब ही कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मामला दो थे। मामला यहां पे सबसे पहले यह था कि जो एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी थी, पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी ये थी कि यासिर अरफात ये चाहते थे कि अगर हमने अपने मुल्क को एक बरकरार रखना है यानी फ़लस्तीन को अपना एक नाम रिप्रेजेंट करना है तो हमें एक पॉलिटिकल विंग तरीके से खेला जाए। डिफरेंट मुल्कों से कोलैबोरेशन करके उनसे इत्तेहाद करके मुलाकातें की। लेकिन जो सबसे ज्यादा यासिर अरफात करीब थे वो इंदिरा गांधी के करीब थे। इंडिया के अंदर उस वक्त इंदिरा गांधी की हुकूमत यानी कांग्रेस की हुकूमत थी। यासिर अरफात हमेशा ये चाहते थे कि इजराइल की जो है सपोर्ट ना की जाए। इंडिया जो है उस वक्त फ़लस्तीन की हमायत करता था जब कांग्रेस का दौर था। लेकिन आजकल अगर हम नरेंद्र मोदी की बात करें, BJP की बात करें, वो ये चाहते हैं, वो ये मानते हैं, उनका मानना यह है कि हम इजराइल का साथ देंगे, फ़लस्तीन का साथ नहीं देंगे। तो नाज़रीन यहाँ पे बताया जाता था कि जब यासिर अरफात किसी मुल्क में जाते थे तो 2 घंटे पहले बताया जाता था कि यासिर अरफात जो है इस मुल्क में आ रहे हैं, क्योंकि इजराइल हमेशा से ये चाहता था कि किसी न किसी तरीके से यासिर अरफात का हमें पता चले और हम यासिर अरफात को फौरन मार दें। और बाकायदा काफी बार यासिर अरफात के जो जहाज को जो है ब्लास्ट करने की भी कोशिश की गई। एक बार तो इस तरह हुआ कि पूरी कंफर्मेशन के बाद ये पता चला कि यासिर अरफात जहाज के अंदर मौजूद हैं। इसके बाद जो मुसाद एजेंसी थी इजराइल की, उन्होंने फैसला किया कि इस जहाज को अब जो है वो ब्लास्ट कर दिया जाएगा, चाहे इसमें जितने मर्जी सोल्जर हैं, जितने मर्जी सिपाही हैं, इन सबको जो है वो खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन बाद में उसी एजेंसी ने कुछ मिनट के बाद बताया कि यासिर अरफात के भाई इस वक्त मौजूद हैं, यासिर अरफात वहां पे नहीं है। वो यासिर अरफात की जो सिक्योरिटी इशू था वो सबसे मेन इशू ये था कि इजराइल चाहता था कि हम यासिर अरफात को फौरन खत्म कर दें। तो यासिर अरफात की जो PLO की ऑर्गेनाइजेशन थी वो बहुत बड़े ग्रुप ट्रैप्स बन गया था। लेकिन नाज़रीन यहाँ पे बात आती है फ़लस्तीन और इंडिया के इशू की। जब इंदिरा गांधी से मुलाकात की, इंदिरा गांधी ने एक बार यासिर अरफात को एक खिताब के जरिए अपने ऑर्गेनाइजेशन में बुलाया और ये कहा कि आज आप फ़लस्तीन की नुमाइंदगी करेंगे। तो इससे पहले शाह हुसैन ने तकरीर की। जब यासिर अरफात को यह पता चला कि उर्दन के जो है शाह हुसैन ने तकरीर की है बादशाह ने, तो यासिर अरफात ने फैसला किया कि मैं अब इस इंडिया में नहीं रहूंगा और मैं फौरन चला जाऊंगा। जब ये बात इंदिरा गांधी को पता चली तो इंदिरा गांधी जो है फौरन यासिर अरफात के पास आई और यासिर अरफात से पूछा कि आप मुझे क्या मानते हैं। उन्होंने कहा मैंने आपको हमेशा मुंह बोली बहन समझा है। उन्होंने कहा अगर मैं आप मुझे मुंह बोली बहन समझे तो आप इस किताब के अंदर जो है वो लाजमी रहें, आप जाए ना। तो यासिर अरफात बताया जाता है कि इंदिरा गांधी से इतने अच्छे रिलेशनशिप थे कि यासिर अरफात ने उर्दन के शाह हुसैन को छोड़ के इंदिरा गांधी की बात मानी और फिर इजलास में तकरीर भी। लेकिन यहाँ पे अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान के ताल्लुकात जो यासिर अरफात के साथ वो बहुत अच्छे थे। यानी एक बार बेनज़ीर ने यासिर अरफात को अपने मुल्क में बुलाया और ये कहा कि आप फ़लस्तीन की नुमाइंदगी करें। बेनज़ीर के साथ जो सेक्रेटरी थे, बेनज़ीर ने उस सेक्रेटरी को कहा कि आप यासिर अरफात को एक पैगाम दे दें कि मैं एक फीमेल खातून हूँ और मैं किसी के साथ मुसाफा नहीं करती, तो मेरे हाथ नहीं मिलाना। तो वही जो पर्सनल सेक्रेटरी हैं जो बेनज़ीर को यासिर अरफात के पास जाते हैं, उन्होंने कहते हैं कि बेनज़ीर जो है वो खातून है, वो चाहती हैं कि आप सलाम ना कीजिएगा। तो यासिर अरफात ने कहा ठीक है मुझे पता है खातून है। लेकिन जब बेनज़ीर से मुलाकात की यासिर अरफात ने सबसे पहले सलाम की। तो सलाम करने के बाद जो है जैसे ही वो लोग जा रहे थे तो बेनज़ीर ने अपने पर्सनल सेक्रेटरी से बात की कि क्या आपको ये बात पता नहीं था कि यासिर अरफात को आपने नहीं बताया था कि मैं एक खातून हूँ, मेरे साथ मुसाफा नहीं करना। तो क्योंकि बेनज़ीर को पता था कि यासिर अरफात को उर्दू नहीं आती, तो यासिर अरफात ने बाकायदा बताया कि और हंसा कि अगर आपको इस बात का पता, अगर आप खातून ना होती तो मैं आपका बोसा भी जरूर लेता। और इसके बाद ये पता चला कि यासिर अरफात को लैंग्वेज भी बहुत आती थी, यानी यासिर अरफात को अरबी भी आती थी, इसके बाद यासिर अरफात को इंग्लिश भी आती थी, उर्दू भी। तो बहुत ज़्यादा लैंग्वेज से यासिर अरफात का कॉन्सेप्ट था और वो बहुत ज़्यादा जो है वो लैंग्वेज सीखते थे। लेकिन यहाँ पे मामला दरअसल ये हुए कि यासिर अरफात की जो मौत है वो कैसी हुई। यासिर अरफात ने बहुत हमले किए, इसके बाद यासिर अरफात को नोबेल प्राइज़ पीस ऑफ भी मिला। लेकिन यासिर अरफात की मौत कैसे हुई? बताया जाता है कि यासिर अरफात जब अलील हो गए थे, बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे, तो फ्रांस के एक हॉस्पिटल में चले गए, वहाँ पे उनका इलाज हो रहा था। इसके बाद वहाँ पे बताया जाता है कि यासिर अरफात को जहर दिया गया और यासिर अरफात की डेथ हो जाती है। जब यासिर अरफात को कब्र में उतार दिया जाता है तो कुछ दिन के बाद यासिर अरफात की बाकायदा पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेते हैं कि कहीं यासिर अरफात को जो है वो जहर तो नहीं दिया गया। लेकिन बताया जाता है कि आज तक उस हॉस्पिटल से अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं मिली। यानी यासिर अरफात की मौत एक ऐसी मौत थी कि ये बताया जाता है कि यासिर अरफात को जहर दिया गया।
लेकिन आज इस सारी कहानी का मकसद क्या था? इस सारी कहानी का मकसद यह था कि यासिर अरफात वो फ़लस्तीनी निडर बहादुर जंगजू थे। उन्होंने फैसला किया कि जब मैंने तलवार उठानी है, जब मैंने हथियार उठाना तो मैं हथियार से गुरेज नहीं करूंगा। जब मैंने अमन का पैगाम पहुंचाना तो मैं अमन का पैगाम पहुंचाऊंगा। लेकिन आज जो इजराइल जो है फ़लस्तीन के साथ कर रहा है, ये अमन का पैगाम नहीं है। क्योंकि नाज़रीन, आज आपको हमारी इन्फॉर्मेशन और यासिर अरफात के मुतालिक कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता चले होंगे। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन और ये व्लॉग पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट का इज़हार करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।